वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वीकली करंट अफेयर्स के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दिसंबर महीने के 2 हफ्तों के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और ये आते हैं हमारे तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स, जिसमें शुरुआत करेंगे हम लोग। उससे पहले अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर हमारी पीडीएफ चाहिए हो तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो और ये पीडीएफ आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो। सबसे पहला करंट अफेयर्स है डेज के ऊपर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो मनाया गया है 18 दिसंबर को। अब ये क्या चीज के लिए है और इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन डे कहते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह बसने का दिन होता है एक तरीके से, जिसमें इतने सारे माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह अपनी फैमिली या वर्कर्स बन करके काम के लिए यहाँ पे आते हैं। यूएन ने इसको पूरा डेजिग्नेट किया है। और एक और बात बता दूं, माइग्रेंट्स को लेकर के एक आईओएम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन करके भी ऑलरेडी एक एसोसिएशन चल रही है। ठीक है भाई। अच्छा, क्या कोई इंडिया में भी प्रवासी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस? तो बिल्कुल, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत या दिल्ली कह लो या इंडिया कह लो वापस आए थे। तो इसलिए 9 जनवरी को भारत में भी नेशनल माइग्रेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये भी एक छोटा सा फैक्ट याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों अलग अलग हैं। किस किस दिन मनाए जाते हैं ये भी हमें याद होना चाहिए। 2 दिन है और 2 दिन कौन कौन से होते हैं ये फैक्ट्स आप लोगों को लर्न करने हैं। हो जाएंगे अब लर्न। चलिए, अब थोड़ा सा डिफेंस की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग पहले एक तो कवर करते हैं अपना, ये कवर करते हैं एक बार तो भाई डेज वेज कर लेते हैं। डेज कवर होती है, हम लोग पहले क्या कवर करते हैं अपना डिफेंस की न्यूज। तो अब डेज के साथ ही अब हम लोग डिफेंस की न्यूज को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डिफेंस में हमारी इंडियन एयरफोर्स ने समर एयर डिफेंस सिस्टम को प्रॉपरली यहाँ पर फायर करके टेस्टिंग वगैरह इसकी कंप्लीट कर ली है। तो हमें पता होना चाहिए समर एयर डिफेंस सिस्टम पहली बात तो भारत का है। रेल से लॉन्च किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है और इसको बहुत से लोगों ने मिलकर तैयार करा है। इंडियन एयरफोर्स को ये दे दिया जाएगा तुगलकाबाद पे। ठीक है, तुगलकाबाद नई दिल्ली में ही है, डिफेंस सिस्टम पूरा वहां पे दिया गया है। ठीक है, काफी सब और लोगों ने भी मिलके इसको बनाया, समर 1 और समर 2 टाइप से बनाया। इसकी स्पीड जो है वो मैक 2 से 2.5 तक जा सकती है, 10 से 12 किलोमीटर तक जा सकता है। और आईएएफ की मेंटेनेंस कमांड मतलब कि तुगलकाबाद में है, वहां पे बनाया गया। समर की फुल फॉर्म क्या है? सरफेस टू एयर, सरफेस से एयर की तरफ मिसाइल जाएगी एश्योर्ड रिटेलिएशन के लिए। ठीक है, सतह से हवा के लिए सुनिश्चित प्रतिरोध के लिए जाने वाली है। तो याद रखिएगा किसने बनाया, सॉलिड फ्यूल से तैयार हुई है। ठीक है, सतह से हवा तक मार करने वाली मिसाइल की एक प्रणाली है, छोटी दूरी की है, शॉर्ट रेंज है ना, ज्यादा दूरी की नहीं। देखो 10 से 12 किलोमीटर है केवल। ठीक है, तो वो क्या नाम रखा गया? समर, SAMAR, छोटी दूरी की। और सॉलिड फ्यूल इसमें रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी पिक्चर भी है, ज्यादा क्लियर नहीं है, आप गूगल पे भी देख सकते हो, पर यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं इसके बाद। ई सिगरेट बहुत न्यूज में चल रही थी, ई सिगरेट्स का कॉन्सेप्ट। तो हमें भी ये पता होना चाहिए कि ई सिगरेट्स क्या चीज है। तो देखो, ई सिगरेट्स क्या है। ई सिगरेट्स अभी सरकार ने बोला है कि हम लोग, और डब्ल्यूएचओ ने भी बोला है कि इसको बैन करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा निकोटीन होता है। तो आगे आने वाले समय में इसकी एडिक्शन, इसका लत लग सकती है। तो ई सिगरेट्स जो होती हैं बैटरी से चलने वाली होती है, जो अपने आप में ही लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं और उस वेपर को इनहेल किया जाता है। कई बार इसको वेप के नाम से भी जानते हैं, हुक्का, ई पाइप्स, वेप्स,
इसमें निकोटीन होता है, ठीक है। इसमें एंड्स इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम होता है, बैटरी होती है, हीटिंग एलिमेंट होता है, लिक्विड को होल्ड करने के लिए होता है। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि ई सिगरेट्स को कंट्रोल करने का एक हमें स्टेप लेने चाहिए, मतलब इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेप्स रखने चाहिए। इंडिया में ई सिगरेट्स को रखना वायलेशन है, एक एक्ट चल रहा है ऑलरेडी, पैका, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019, जिसके तहत ई सिगरेट इंडिया में रखना बैन है, वायलेशन होगा। ई सिगरेट या ई सिगरेट से जुड़े हुए यहाँ पर और जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो ये खतरनाक है, ये बताया गया है हमारी डब्ल्यूएचओ द्वारा, इसीलिए मैं भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करा रही हूँ, और हमें इस आर्टिकल को कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज लिखी गई है ऐसे ही, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक लर्न। ये आपको लर्न करने होंगे, जितने भी फैक्ट्स मैं यहाँ पे कवर अप करवाती हूँ वो सारे के सारे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात, आप इसी के साथ साथ एक प्लेसेस इन न्यूज होता है जो कि अक्टूबर और नवंबर के लिए अपलोड हो चुका है, ज्योग्राफी की मैपिंग, करंट अफेयर्स का ही है। ऐसी जगह जो न्यूज में चल रही हैं उनको भी आप अपने हिसाब से कवर अप कर सकते हो, ठीक है, उनको भी आप लर्न कर सकते हो। ऐसी जगह जो कि अभी न्यूज में है ज्योग्राफी की मैपिंग के हिसाब से, और इन सब चीजों के लिए वो भी आप लर्न करोगे, उससे भी आपको वही है कि करंट अफेयर्स में खूब खूब फायदा आपको मिलने वाला है। आपको इससे नॉलेज बढ़ेगी, आपकी इंक्रीज होगी कि भाई क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, आप अपना पढ़ो, नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आप पढ़ के अपने नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, और यार ये जरूर बताओ कि आपको कैसा लगा ये पूरा जो पढ़ाया जाता है, आपको कैसा लगा मुझे, मतलब एक ना एक अच्छे मोटिवेशन मिलती है जब बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि यार आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट कर दो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप जरा मुझे सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है यहाँ पे दिया गया है। इंदिरा गांधी प्राइज किसके लिए? पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए एक प्राइज दिया जाता है, और ये अभी दो दिया गया है। किस किस को दिया गया है भाई? ये दिया गया है डैनियल बैरमोनियन और अली अबू अवद को, ठीक है। यहाँ पे अली अबू अवद जो है ये एक फलस्तीनियन पीस एक्टिविस्ट है, जो कि फलस्तीन और इसराइल के बीच में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति को दिया गया पहला। दूसरा, यहाँ पर उनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है जो कि नॉन वायलेंस है, गांधी जी सिद्धांतों पे बेस्ड है, वही जैसे गांधी जी की था ना, बिल्कुल नॉन वायलेंस, अहिंसा को फेवर करना है, उसी के उन्हीं के सिद्धांतों पर ये पूरा बेस्ड है, अली अबू अवद करके, ठीक है ना। तो वही चीज है यहाँ पर भी, डैनियल बैरमोनियम और अली अबू। अब डैनियल बैरमोनियम जो है इनके बारे में भी बता दूं, ये जो है वेस्ट एशिया में काफी ज्यादा शांति बनाए रखने के लिए, वेस्ट एशियन के कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए काम करते हैं, और पियानो वादक है, ठीक है भाई, इनको दिया गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो दिया जाता है ये हर साल 1986 के बाद से स्टार्ट हो रहा है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जिसमें 25 लाख रुपए का अवार्ड और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी शामिल होता है। उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शांति और निरस्त्रीकरण, मतलब कि आर्म्स ना उठाने के ऊपर शपथ ली है। आर्म्स ना उठाने का मतलब है कि ये लड़ाई झगड़े को फेवर नहीं करते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। गांधी पीस प्राइज भी दिया जाता है, और ये है इंदिरा गांधी के लिए स्पेशली, इंदिरा इंदिरा गांधी पीस प्राइज। हमसे पूछा जाएगा इसके ऊपर 100%। ये पीस एंड डेवलपमेंट का आप कह लो कि वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड के रूप में काउंट किया जाता है, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट, नॉट हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट, याद हो जाएगा। दो दो व्यक्तियों के नाम याद करने हैं, क्या अवार्ड दिया जाता है, 3 कैटेगरीज में, पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट, जिसने भी इस तरीके से काम किया है उनके लिए दिया जाता है। तो 25 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र भी होता है, ये भी दिमाग में रखना है। 2022 का नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ना होना चाहिए कि अभी जो ये अवार्ड है ये किस किस को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आया है मंथन शिविर, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज किया गया है किसके लिए? क्योंकि अब एक नई योजना आ रही है, पीएम जनमन। जनमन क्या है? जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसकी फुल फॉर्म है। तो उसके लिए यहाँ पर पीएम जनमन के तहत यहाँ पर मंथन शिविर लगाया गया है। जनमन
जो है ये 15 नवंबर को 2023 में, क्योंकि इस दिन 15 नवंबर को हम भगवान बिरसा मुंडा की जन्म की जो एनिवर्सरी है वो मनाते हैं। तो उसी के लिए ये जन मन करके जो एक स्कीम है पूरी, वो स्टार्ट की गई है। गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत, फुल फॉर्म आपको पता चल गई, जिसके तहत जितने भी पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनको यहाँ पे एक तरीके से, मतलब देखो, जनजाति है ट्राइबल, जनजातियों में भी पर्टिकुलरली ऐसी जनजाति हैं जो कि और ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, और ज्यादा बैकवर्ड है। तो उनको उनके चैलेंजेस को बाहर लेके आना, और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उनके लिए जो है नई नई स्कीम्स लेके आना, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड कनेक्टिविटी, लाइवलीहुड, ये सब चीजें के लेके आना। और इसी के तहत यहाँ पे एक जो है वन धन विकास केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 1 लाख हाउस होल्ड को सोलर लाइट लगा के देना, सोलर पावर सिस्टम्स करके देना, फॉरेस्ट जो होता है वो उसमें हेल्प करना। तो पीवीटीजीज को हेल्प करने के लिए एक नया जो है ये चीज स्टार्ट की जाएगी, मंथन शिविर के नाम से। ठीक है। और ये स्कीम कौन सी है? पीएम जनमन। इसकी थीम जो है वो क्या है? होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रीचिंग द अनरीच्ड लास्ट माइल। अंतिम मील तक पहुंच, जो नहीं पहुंच सके, हमें वहां तक पहुंचते हुए उनको आगे बढ़ाना है। ठीक है। ये देखो, मैंने वैसे पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। ये 11 पॉइंट्स पे फोकस करते हुए 9 मिनिस्ट्रीज के मेल जोल से किया जाएगा। पक्के मकानों को बनाना, जोड़ने वाली सड़कें उनके लिए बनाना, पाइप जलों के लिए, दवा लागत के साथ मोबाइल मेडिकल बनाना, छात्रावास, आंगनों का निर्माण। ठीक है। सब लोगों को मिलके 75 पीवीटीजी ग्रुप के लिए बनाया जाएगा। पीवीटीजी आपको मैंने बता दिया, विशेष रूप से ऐसी जनजातियां जो बहुत कमजोर हैं उनके लिए किया जाएगा। पहली बात तो अपने पास डेटा भी बहुत कम है, लैक ऑफ डेटा है कि एक्चुअली में कितने पीवीटीजीज हैं कितने, वो डेटा बहुत कम है। ठीक है। करीब ऐसा बोला गया है 2001 के हिसाब से कि 27 लाख करीब पीवीटीजीज हैं, तो उनकी पॉपुलेशन देखी गई है इतनी। अभी कितने हैं आगे बढ़ गए हैं, ऑब्वियसली आगे आने वाले टाइम में बड़े ही होंगे, तो वो भी देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये पीवीटीजी जो शब्द है वो कौन सी कमीशन ने दिया है? लिख लो, धेबर कमीशन। धेबर कमीशन द्वारा इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, पीवीटीजी। किसने दिया है पीवीटीजी शब्द? धेबर कमीशन ने। सबसे ज्यादा पूरे भारत में कितने पीवीटीजी है? 75, जिसमें से 15 तो कहाँ पे हैं? उड़ीसा में, फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाकी सब है। और अंडमान निकोबार में भी, अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं वहां पे भी आपको पीवीटीजी देखने को मिलेंगे। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, यहाँ पे भी। ठीक भाई, डन हो जाएगा। पीवीटीजी काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अपना ये वाला आर्टिकल एक तो कंप्लीट कीजिएगा। पीएम जन मन स्कीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। जन मन स्कीम, मंथन शिविर हो गया, या पीवीटीजीज हो गए, ये हमारे लिए काफी जरूरी है लर्न करके जाना, क्योंकि मैंने देखा है कि इस टॉपिक पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने लग गए हैं आज के टाइम पे, क्योंकि हमारे स्केड्यूल ट्राइब्स के ऊपर ना काफी चीजें बनती हैं एग्जाम में, क्वेश्चन काफी इधर उधर से चीजें पूछते रहते हैं कि भाई कहाँ पर है ये, है ना, क्या रीजन है, कौन सा है। तो इस टाइप की चीजें भी आप लोगों को अच्छे से लर्न करके जानी है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला, यहाँ पर लोकसभा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास। लोकसभा में अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीचिंग, मतलब कि जो होता है ना कि मतलब एक तरीके से कोई निकल करके आ गया और उसने जो है सिक्योरिटी को पूरा हार्म कर दिया वहां पर। तो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच, पार्लियामेंट का उल्लंघन हुआ है सेम उसी दिन 13 दिसंबर को, जब पहले 2001 में भी वहां पर ऑलरेडी हमला हुआ था। ठीक है। तो वो हम लोगों को आर्टिकल पूरा पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को ब्रीच करने वाले कौन से लोग हैं यहाँ पर। ठीक है भाई। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले एक व्यक्ति हैं ललित मोहन झा, उनको अरेस्ट भी कर लिया है पुलिस ने। पूरा प्लान पूरा यहाँ पे देखा गया है।
और काफी सारी बातें इसके ऊपर बोली गई हैं कि ये किस तरीके से हो गया, ऐसा पॉसिबल कैसे है कि ये सब हो गया। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल की नाम पे कमेटी बनाई गई है। यहाँ से सवाल बनेगा। सिक्योरिटी ब्रीचिंग कमेटी का नाम क्या है? अनीश दयाल सिंह। 13 दिसंबर को हुई है 2023 को, जिसमें अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के एक्सपर्ट्स और मेंबर्स को बुलाया जाएगा। और नई पार्लियामेंट जिसको डिजाइन किया है बिमल पटेल ने, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक है। मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी में पूरी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री और पीएसएस मिलके संभालते हैं। तो पुलिस परिसर जो है वो आसपास के क्षेत्र को देखती है। जो हमारी पैरामिलिट्री के जवान है वो पूरे आसपास के अलावा आगे देखते हैं। संसद का पूरे अंदर का कंट्रोल संसदीय सुरक्षा सेवा परिसर देखती है। तो 3 लेवल के सिक्योरिटी के साथ साथ आपके पास विजिटर अगर आगे आते भी है तो उनके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। सिक्योरिटी स्टाफ देखता है पूरा। तो इतना सब होने के बावजूद भी ललित झा, उनको यहाँ पर और उनके साथ जो लोग आए यहाँ पर, वो किस तरीके से अंदर पहुंच गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। तो सिक्योरिटी इतनी ज्यादा कैसे ब्रीच हो गई, इसका लूप होल क्या है, ये सब चीजें बहुत बड़ा अब हमारे लिए एक सवाल के रूप में तैयार होके खड़ी हो गई हैं। ठीक है भाई, याद हो जाएगा ये एक पूरा आर्टिकल, कमीशन का नाम और जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए कि कौन कौन सिक्योरिटी कहाँ कहाँ पे ध्यान में रखता है, ये हम सबको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं। समझ गए भाई? क्योंकि इन्हीं पे ही सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, ऐसे आर्टिकल्स पे ही मैक्सिमम हमारे क्वेश्चंस जो है वो बनते जाएंगे। ठीक है। अगला आर्टिकल आता है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट को चूज किया गया है आर्कटिक रीजन में जाने के लिए। आर्कटिक रीजन के विंटर एक्सपेडिशन में, मतलब कि विंटर जो वहां पे पूरा रिसर्च वर्क हो रहा है वहां पे जाने के लिए जो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर को यहाँ पे चूज किया गया, ताकि हम लोग भी वहां पे जा करके सरस रेडियो टेलीस्कोप, सवाल बर्ड, वहां पे पूरा एस्ट्रोनॉमी की मेजरमेंट्स तैयार करना, सब कुछ यहाँ पे चेक करेंगे। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एजेंसी जो है वो पूरा देखती है इसके ऊपर, और उन्होंने रिमोट रिसर्च इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया है इस पूरी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, देखने के लिए और इस पूरे में साथ देने के लिए। समझ में आया? अगला आर्टिकल है भाई सीएजी के ऊपर। अभी तक पूरे साल में पार्लियामेंट के सामने केवल 18 ही ऑडिट रिपोर्ट सीएजी की प्रिपेयर की दी रखी गई है। सीएजी इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अनुच्छेद 148 में लिखे गए हैं, स्वतंत्र रूप से कार्यभार संभालते हैं। अभी हमारे जो सीएजी हैं वो जीसी मुर्मू के नाम से सीएजी हैं हमारे। और ये जो सीएजी होते हैं ये भारत में एक तरीके से पूरा भारत का ऑडिट संभालते हैं, पूरा का पूरा ऑडिट। चाहे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना जनरेट हुआ, हर चीज के ऊपर चेक रखते हैं सारी जगह पर। ठीक है। लोकपाल को भी चेक करते हैं, स्टेट सेंट्रल दोनों मिनिस्ट्रीज, इधर की गवर्नमेंट उधर की गवर्नमेंट, सबको देखते हैं। पहले सीएजी थे, सबसे पहले हमारे सीएजी थे नरहरि राव। ठीक है भाई, तो ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखना। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सीएजी के बारे में ही आपके लिए रखी है। सीएजी ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। ठीक है। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, सार्वजनिक पर्स का संरक्षण इनको कहा जाता है। और ये पार्लियामेंट की कमिटीज में भी जाके हेल्प करते हैं। कौन सी कमेटी में जाके? पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी हेल्प करते हैं। अब आपके लिए मेरे पास एक सवाल है, पीएसी कमेटी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पीएसी कमेटी? ठीक है, चलो बढ़े आगे। एआई टूल भाषिनी करके स्टार्ट किया गया है। ठीक है। काशी तामिल संगम एक चल रहा है नमो घाट वाराणसी में, ये बहुत पुराना है, ये मैंने पहले भी अपने नोट्स में कवर किया है। काशी और तामिल मतलब कि नॉर्थ से साउथ का जो एक मेल है, उसके हिसाब से ये एक पूरा एक समिट है भाषिनी के नाम से, मतलब काशी तामिल संगम है और भाषिनी वहां पर
प्राइम मिनिस्टर ने टूल यूज करा है ताकि वो इजीली अपनी लैंग्वेज में कोई भी कंटेंट को कवर कर सके। एआई टूल है जो आपकी ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक टूल है, एक ऐप तरीके से कह लो, गवर्नमेंट की खुद की ऐप है ये। ठीक है, तो आप दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको देख सकते हो। हमारी मिनिस्ट्री ने, इलेक्ट्रॉनिक्स की मिनिस्ट्री ने इसको तैयार किया, और ये अभी ही हाल फिलहाल में बोला गया है इसके ऊपर। तो आपको ये पता होना चाहिए काशी तमिल संगम कहाँ हुआ है, वाराणसी में, और भाषिनी वो टूल का नाम है। ठीक है, लास्ट आज का हमारा क्वेश्चन की फॉर्म में है। क्वेश्चन है भाई, ऑपरेशन चटनी। ऑपरेशन चटनी जो है वो किस चीज के लिए है? ऑपरेशन चटनी जो है ये गोवा को लिबरेट कराने का नहीं है। ठीक है, ये गोवा मुक्ति को कह रहा है ना, तो नहीं है गोवा मुक्ति के लिए। हाँ ये ठीक है, सेकंड वाला ठीक है, ऑपरेशन विजय नाम था वो। गोवा को 1961 19 दिसंबर को हम लोगों ने लिबरेट कराया है, तो वो जो है यहाँ पर वो करेक्ट लिखा हुआ है। और ऑपरेशन चटनी हमारी नेवी ने किया था। एक एंजा डीव है, एक हमारा आइलैंड है, उसमें पोर्चुगल से, वहां से उनको मुक्ति दिलवाने के लिए ऑपरेशन चटनी हुआ था, और गोवा के लिए ऑपरेशन विजय हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, टू ओनली। क्लियर हुई स्टेटमेंट? ठीक है, ऑपरेशन चटनी और ऑपरेशन विजय अलग अलग है। चटनी नेवी ने परफॉर्म किया था और विजय अलग रहा है। ठीक है, हाँ ये हम कह सकते हैं एसोसिएटेड है वो। फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक कह सकते हैं इसमें हम, तो सी ऑप्शन इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कवर अप कीजिएगा इन सभी को। ये सब हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको कवर करना। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। बाकी फोर्थ वीडियो जो आएगी दिसंबर की वो भी कंप्लीट करेंगे हम आपके साथ, और बाकी सारी वीडियोस भी कंप्लीट कीजिए। प्लेसेस इन न्यूज वाला आर्टिकल भी कंप्लीट करो, तो बहुत आपको अच्छा लगेगा अपने नोट्स को बनाने में, क्योंकि आपका काफी सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे मेरे साथ ही। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट कर लेना अपना यहाँ तक।